हाय, ठीक है आप लोग? चलिए, लेट्स स्टार्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेम्परेचर डिपेंडेंस of rate of reaction. ओके, चलिए, बहुत इजी. ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बातें तो बहुत कम होंगी. अभी तक जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में ढेर सारी बातें करी, इस टॉपिक में बातें कम होंगी बट हर पॉइंट से क्वेश्चन आता है. सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है. और केमिकल काइनेटिक्स में सबसे जो हॉट जोन है वो यही है. क्वेश्चंस यहाँ से पूछने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक केयरफुली. ओके, सो जब रेट ऑफ रिएक्शंस का टेम्परेचर के टर्म्स में स्टडी स्टार्ट हुआ तो ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस का रेट टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ, जरा सोचो क्या होना चाहिए. ये दो टकरा के प्रोडक्ट दिया, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई. प्रोबेबिलिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी बढ़ा, प्रोबेबिलिटी बढ़ा, टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा मतलब प्रोडक्ट और ज्यादा बना. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ऐसे बोलो, द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो व्हाट यू विल टेल, सबसे पहली बात, रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इंक्रीजेस किस बात पे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का रेट जो है वो बढ़ने लगा, बढ़ता है. देखा ये गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करो टेम्परेचर, मींस इफ डेल्टा टी इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन अप्रोक्सीमेटली रेट डबल्ड हो जाता है. समझ में आ रही बात? सो फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. आप खुद भी फील कर सकते हो, ज्यादा टकराने की प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा गया. सेकंड ऑब्जर्वेशन जो ये देखा गया कि इफ टेम्परेचर में राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है देन रेट डबल होता है. यहां से एक क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक क्वेश्चन बनता है. कैसे बनता है? सी, क्वेश्चन क्या होगा? इफ रेट इज डबल्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 Kelvin, calculate ratio of rate of reaction at T equals to 350 Kelvin and T equals to 300 Kelvin. फटाफट. If rate is doubled on increasing the temperature by 10 Kelvin, calculate ratio of rate of reactions at T equals to 350 Kelvin and T equals to 300 Kelvin. चलिए, 300 Kelvin पे rate of reaction कुछ मान लिया, let's suppose this one is X.
10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया, मतलब अगला टेम्परेचर क्या हो जाएगा 310 ना, इस पे रेट डबल हो जाता है, इसका डबल मतलब रेट इज नाउ 2x। चलो अगला 320, रेट इज नाउ डबल 4x। अगला 330, रेट इज नाउ 8x। अगला 340, रेट इज नाउ 16x। अगला 350, रेट इज नाउ 32x। मीन्स रेशियो इज व्हाट, 350 पे 32x, 300 कैलोरी पे x, रेशियो इज 32। मतलब आप बोलोगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से रेट डबल होता है, इसका मतलब आप 300 से 310 पे जाएंगे, रेट डबल, 310 से 320 पे जाएंगे, रेट अगेन डबल, 320 से 330 के बीच जाएंगे, रेट अगेन डबल। मतलब 320 और 300 के बीच का रेशियो पूछता, आंसर विल बी 4। 330 मतलब जितना 10 से राइज करा रहे हो, जितना यूनिट से उतना 2 का पावर होता चला जाएगा। 1 यूनिट 2 टू द पावर 1, 2 यूनिट 10 10 2 टू द पावर 2, 3 स्लॉट में गया 2 टू द पावर 3। समझ में आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके सो ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में दिया हुआ रहता है, आपसे भी एक आध बार एनकाउंटर होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर देना है। अंडरस्टूड टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कोई तो साइंटिस्ट होगा जिसने ये सारी ऑब्जर्वेशन करी थी, ठीक है। देखो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या था, वो 19th सेंचुरी के एंड में इस पे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया था, और वेंट ऑफ ने कुछ प्रपोज किया, लेकिन फाइनली आर्हेनियस ने इस पे काम किया। और उसने किया क्या था, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि उसने एक काम किया, क्या, एलन के वर्सेस 1/t ग्राफ बनाया, ठीक है। जो किया मैं आपके सामने रखता हूं। उसने क्या देखा, एलन के रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t कर्व बनाया। So what he has done, उसने क्या किया, एलन के मतलब एलन रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t का एक कर्व प्लॉट किया। देखा ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये स्ट्रेट लाइन आ रहा था। यहां पे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अरे यहां के लिए टेम्परेचर इनफाइनाइट चाहिए ना, तो इधर कुछ होगा, इधर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। सो एलन के वर्सेस 1/t ग्राफ उसने प्लॉट किया। ऐसा उसका ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। मतलब आप इसको यदि लिखने की कोशिश करें, समथिंग y पे क्या, एलन के m, उसमें कुछ ऐसा लिखा, ठीक है। मैं आपको बताते चला जाऊं व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द टर्म कि आपको पता है रेट कांस्टेंट a is called, first is pre-exponential factor। क्यों इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, आपके दिमाग में ये आएगा, व्हाई इट्स कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। चलिए आपने क्या किया, y इक्वल्स टू mx प्लस c प्लॉट किया, ये आपको दिख रहा है। हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln k माइनस ln a, ln k e की पावर ले लीजिए, मतलब आप ऐसे लिखिए ln k माइनस ln a इज इक्वल्स टू माइनस EA/RT। आप ये लिखोगे ना, अरे बोलो मेरे भाई, पक्का। नाउ व्हाट यू विल टेल, ln y माइनस ln x
ये क्या हो जाएगा, ln k बाई a इज इक्वल्स टू माइनस ea बाई RT, पक्का ना, ln k बाई a इज इक्वल्स टू माइनस ea बाई RT, ये पक्का है। नाउ अब आप कीजिए कि दोनों साइड e का पावर ले लीजिए, e का पावर आप लोगे देन व्हाट यू विल गेट ना, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ea बाई RT, आपको ये मिल जाएगा। सो ये एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है ना उससे पहले है, सो इस a को हम लोगों ने क्या बोला, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसका पहला नाम मैंने आपको बताया, दिस वन इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। So I have told you why this is called pre-exponential factor. So what we have got, अभी तक हम लोगों ने दो इक्वेशंस को लिखा, क्या क्या, ड्यूरिंग दिस दो इक्वेशन को लिखा, हम लोग ए के बारे में लिख रहे हैं। अभी ए को हमने एक चीज बताया, ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए का अदर नेम, A का other name is Arrhenius factor, इसी का another name और frequency factor, A का another name frequency factor भी है। So what you have studied till now, पहली बात तो ये, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस का रेट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया, जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस 2 टाइम्स इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज मैंने बताया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डाटा है। फिर इस चीज का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकली इस चीज को क्या किया, मैथमेटिकली फर्स्ट साइंटिस्ट आर्हेनियस थे। अभी आप जस्ट ये मानेंगे कि उनका ये ऑब्जर्वेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये डेटा दिया कि भैया ln के वर्सेस 1/t जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सो इसके बेसिस पे आपके पास दो इक्वेशंस आए। फर्स्ट इक्वेशन क्या, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस a बाई RT, आपके जुबान पे आना चाहिए। ये आर्हेनियस इक्वेशन हुआ, हम लोग a के बारे में देख चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन आपके पास कौन सा आया, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस a बाई RT। ये दोनों इक्वेशन सेम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यू हैव दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। चलिए, सो k इज रेट कांस्टेंट। a के बारे में क्या बताया, a का 3 बात बताया। a में क्या, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सो ये a जो होता है ना, a इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट, ओके, जो डिपेंड क्या करता है, a इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शन है उसके लिए कांस्टेंट होगा, a इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन ले लोगे सो a कांस्टेंट हो जाएगा, ओके ना मेरे भाई, a इज कांस्टेंट फॉर अ chemical reaction. So move to next part, which I am going to discuss with you. What is this EA? R जानते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जानते हो, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। EA क्या है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो EA के बारे में लिखेंगे, EA इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। अंडरस्टूड और नॉट, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो इन दोनों को कलेक्टिवली A एंड EA को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर। कैसे निकलेगा ये, सो पहला देना नोट 1, A एंड EA आर आर्हेनियस पैरामीटर्स। A एंड E को टुगेदर हम लोग क्या बोलेंगे, आर्हेनियस पैरामीटर्स। ठीक है,
कलेक्टिवली इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्हेनियस पैरामीटर्स। निकलेगा कैसे? सो यार देखो, ln k वर्सेस 1/t ग्राफ लिया, टेम्परेचर को किसमें लिया, केल्विन स्केल में। ln k क्या है, रेट कांस्टेंट है, आपने प्लॉट कर दिया है कि स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उस केस में क्या करेंगे मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस केस में क्या कैसे निकालेंगे। बट यदि आपको आरएनएस पैरामीटर्स चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए, तो आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखो। हमारे पास इक्वेशन क्या था, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाई RT, ये वाला इक्वेशन था। चलिए ये y था एंड 1/t है, सो ये x है। आपको दिख रहा है एक कांस्टेंट के लिए ln a कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, r कांस्टेंट, सो y इक्वल्स टू mx प्लस c समथिंग दिख रहा है। वेयर व्हाट इज m, स्लोप की बात करें, आप बोलोगे यहां पे इसको आप थीटा लिखो, इसको अल्फा लिखो। आप बोलोगे tan थीटा यदि आप बात करोगे ना, तो ये स्लोप होगा, दैट इज माइनस EA बाई। तो आप स्लोप यदि निकाल लेते हो, उसको r से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता है स्लोप इज नेगेटिव, सो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, या फिर नेगेटिव लिखो, कैंसिल करो, r से मल्टीप्लाई की और करो, यू विल गेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दैट रिएक्शन, यहां से निकल जाएगा। व्हाट अबाउट ln a, ये कैसे निकलेगा, टेम्परेचर जीरो और इनफाइनाइट तो आप कर नहीं सकते, 1/t को जीरो करना है मतलब टेम्परेचर को इनफाइनाइट करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो आप ग्राफ लियो ना, जस्ट आप इसी को क्या करो ना, एक्स्ट्रापोलेट करो, हाइपोथेटिकली ये पॉइंट निकालने की कोशिश करो। यदि आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, दिस वन इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ, जहां जहां आपके टेम्परेचर रेंजेस, लेट्स सपोज ये सब पॉइंट्स निकाला, एक ग्राफ बना दिया। एक ग्राफ बनाने के बाद मैंने क्या किया, इस ग्राफ को स्केल लेके एक्स्ट्रापोलेट कर दिया कि ये ग्राफ यहां से आता हुआ दिख रहा है और इधर जाता हुआ दिख रहा है। सो ये पॉइंट जो होगा जहां पे जाता हुआ दिख रहा है, वहां पे 1/t जीरो हो जाएगा। यदि 1/t जीरो मतलब ये जो पॉइंट A है, अबाउट दैट पॉइंट A नहीं, इसको कुछ आप M ले लो, अबाउट पॉइंट M आप बोलोगे ना, फॉर पॉइंट M क्या है भैया, फॉर पॉइंट M क्या है, फॉर पॉइंट M बोलोगे टेम्परेचर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और 1/t जीरो को टेंड कर रहा है। यदि 1/t जीरो को टेंड करेगा, सो यहां से क्या आ जाएगा, व्हाट यू विल गेट, ln k इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, ln a, सो k क्या आ जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। सो आपको a निकालना है, तो आप पहले स्ट्रेट लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद क्या कीजिए, आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करिए, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद आप कहां पहुंच जाएंगे, एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। उसका जो लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके ये क्या बताएगा, दिस वन इज ln a, और उसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज माइनस EA बाई R। ln k वर्सेस 1/t ग्राफ का स्लोप जो होगा दैट इज माइनस EA बाई R। मतलब यहां से हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी भी केमिकल रिएक्शंस का निकालने में एबल है। ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी कहानी हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम कहानी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। बट आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि आरएनएस कांस्टेंट का निकालना है वैल्यू, तो उसको आरएनएस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू निकालनी है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ऐसे काम करना होगा। रेडी, हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वी आर रेडी टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, यस वी कैन अप्लाई इजीली, अंडरस्टूड और नॉट। सो फर्स्ट नोट के बारे में मैंने आपको बताया कि A एंड EA को हम लोग आरएनएस पैरामीटर बोलते हैं, और आरएनएस पैरामीटर का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। सो इस नोट पे एक क्वेश्चन तो बनता है भैया, इस नोट पे एक क्वेश्चन तो बनता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं।
value of A and E are respectively for the given graph. एक ग्राफ दे दिया आपको, इधर क्या है log Q, इधर क्या है 1/t. ये ग्राफ दिया है. This one is 60 degree. This one is three. Okay. So students, you are following options for value of A and A are respectively for the given graph. ये ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शंस तुम्हारे पास ही है. चलो फटाफट फटाफट फटाफट. log K वर्सेस 1/t ग्राफ है, जल्दी बोलो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे मुझे तो ln दिखा था, मुझे तो ये इक्वेशन पता था, ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाई RT. मुझे तो ये इक्वेशन पता है ना, लेकिन ln नहीं, यहाँ पे log दिया हुआ है, मतलब ln को log में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2.303 log K इज इक्वल्स टू 2.303 log A माइनस EA बाई RT. पक्का ना? 2.303 से डिवाइड कीजिए, मीन्स log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT. This one will be the equation. क्लियर है? सो मुझे, मैं इसको और इस इक्वेशन को, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को दिखाऊं तो क्या आपको दिख रहा है? जल्दी देखिए. log K log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ये दिख रहा है ना? इन दोनों को मैं देखूं तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये इंटरसेप्ट होगा. इंटरसेप्ट इज मींस log A is 10 to the power, log A is 3. इन दोनों को मैं देखूं तो log A 3 means what do you mean by this? A is 10 to the power 3. A is 10 to the power 3. चलो, either B or D. स्लोप, स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप आपको दिख रहा है माइनस EA बाई 2.303 R. दिस वन इज स्लोप. ठीक. और इस ग्राफ का स्लोप कितना आपको दिख रहा है? दिस वन इज माइनस √3. दिस खत्म. सो ये इज √3 इंटू 2.303 R. खत्म. दिस वन गिव द आंसर. समझ में आ गया होगा? क्लियर है मेरे भाई? ओके. सो अभी जैसे मैंने आपसे बताया, ए एंड ए को आर्हेनियस पैरामीटर्स बोलते हैं, और मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर्स. वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, जस्ट उसी पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं. मतलब नोट 1 हम लोगों का चल रहा है, इसी नोट पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट मैं 3-4 इक्वेशंस लिखे देता हूं, आपको आरएनएस पैरामीटर्स के वैल्यू निकालने हैं. मैं सिंबल्स को यूजुअल मीनिंग पे लेके चल रहा हूं. ठीक है, सिंबल्स को मैं यूजुअल मीनिंग पे लेके चल रहा हूं. ओके. सेकंड क्वेश्चन.
चलिए फटाफट। फोर्थ, फाइव। आपके पास ये 5 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व ए एंड ई। चलिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है log k इक्वल्स टू 3 माइनस 5 बाई आर टी। log k इक्वल्स 3 माइनस 5 बाई आर टी। हो गया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने इस टाइप का डिस्कस कर दिया है, फिर भी बता देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log k, इसको किससे सिंप्लीफाई करोगे, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। जस्ट इसको करो तो log a क्या आया, दोनों को एक तरह से आप देखोगे तो log a 3, so a is 10 to the power 3. now next इन दोनों को कंपेयर करें, so this one is minus 5 by r and यहाँ पे कितना this, so ea by 2.303 r is equals to what, 5 by r से r cancel, so energy of activation is 5 into 2.303, क्या आ जाएगा, दिख जाएगा ना, 5 by 5 into 2.303 किलो जूल पर मोल, यूजुअल मीनिंग है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपके लिए, ये आपके लिए, इसकी बात करेंगे k इक्वल्स टू 10 to the power 3 e to the power minus 5 by rt। फटाफट 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 कैसे करेंगे, अरे k इक्वल्स टू a e to the power minus a by rt दिख रहा है ना, सेकंड थर्ड आपसे हो जाएगा। इसमें k इक्वल्स टू e to the power 3, फोर्थ और फिफ्थ पे आप दिमाग लगाएंगे, खुद से दिमाग लगाना है, ना आए तो पूछना है, थोड़ा नया टाइप का लीजिए। सो अरे कुछ नहीं, हिंट इज e to the power x minus y, e to the power x minus y, सोचो e to the power x minus y, e to the power x plus y is e to the power x into e to the power y। बस इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन के लिए, सोचिए और खुद करके दिखाइए, दैट्स इट। नाउ हम लोगों ने सक्सेसफुली इस टाइप के क्वेश्चंस किए जिसमें कि आरएनएस पैरामीटर्स के वैल्यू निकालने थे। आरएनएस पैरामीटर्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया, देन आप कर सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। चलिए नाउ हम लोग नोट को कंटिन्यू करें। सेकेंड नोट, पहला नोट क्या था, ए एंड ए आर कलेक्टिवली नोन एज आरएनएस पैरामीटर्स, ए एंड ए आर कलेक्टिवली नोन एज आरएनएस पैरामीटर्स, और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर हम लोगों ने फोकस किया।
नोट 2 फटाफट चलिए। Note 2. What you will write, students? The reaction with high activation energy. High activation energy है किसी reaction में is more sensitive यदि किसी मान लो किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो वो मोर सेंसिटिव है टू द टेम्परेचर। इसका क्या मीनिंग है जरा समझो। दो तरीके से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। कैसे? पहली बात जरा देखो, LMK वर्सेस 1/T का ग्राफ आपने बताया, इसका स्लोप होता है EA/R। स्लोप EA/R, स्लोप इज माइनस EA/R। मतलब आप बोलोगे इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? EA/R इज मोर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज मोर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये क्या हो जाएगा? दिस और स्टीप। मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर में चेंज करो तो K का ज्यादा चेंजेस होगा। K ज्यादा चेंज होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस ज्यादा होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट कुछ नहीं, यहां से देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप का मैग्नीट्यूड EA/R। आपने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाया मींस आपने EA को बढ़ा दिया। इफ यू हैव इंक्रीज्ड EA, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीज्ड। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीज्ड, व्हाट यू विल टेल? आप बोलोगे भैया मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज करने का मतलब होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज करने का मतलब होगा ये कर्व और ऊपर से जाएगा, ये कर्व और फ्लैटर हो जाएगा। पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऐसा हो जाएगा मतलब इसका उल्टा। और रिएक्शन विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आप बोलोगे इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज लेस। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज लेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट पे अफेक्ट कम होगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट घटेगा, रेट इंक्रीज करेगा, बट रेट में जो चेंज होगा ना वो कम होगा। रेट का इंक्रीमेंट या डेल्टा ऑफ रेट बोलो या इंक्रीज इन रेट बोलो, वो कम होगा। रेट बढ़ेगा बट एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब दो रिएक्शन है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी मोर, दूसरा का एक्टिवेशन एनर्जी कम। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो टेम्परेचर के लिए मोर सेंसिटिव होगा और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो टेम्परेचर के लिए ज्यादा सेंसिटिव। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अ रिएक्शन हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी, मोर एक्टिवेशन, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी मोर वो टेम्परेचर के लिए मोर सेंसिटिव, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी लेस वो टेम्परेचर के लिए लेस सेंसिटिव। मैं स्टूडेंट्स अपने इस पॉइंट को दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करता हूं, आप जरा थोड़ा फॉलो कीजिएगा। इसी पॉइंट का एक और इक्वेशन, और ये अगले नोट का भी पॉइंट हो जाएगा। आर्हेनियस, वैसे रिएक्शंस जो आर्हेनियस इक्वेशंस को फॉलो करते, उसके लिए क्या है? आपने इक्वेशन लिखा ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA/RT, लिख दिया। आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में।
यहां से क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब जीरो हो जाएगा। दिस वन इज प्लस ई है 1/t का डिफरेंशिएशन। अब ये क्लियर होगा। सो यहां से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एक और एक्सप्रेशन आया, व्हाट इज दिस, RT स्क्वायर dlnk by dt। अब यहां से भी आपको दिख जाएगा, if activation energy is more, what do you mean by this, at fixed temperature dlnk by dt is more, dlnk by dt मतलब rate of change in k ज्यादा होगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहां से लिख सकते हैं। और इस रिएक्शन, इसी इक्वेशन का बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का ये इक्वेशन ज्यादा अच्छा है। मतलब ये हमारे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पढ़ा। कौन सा? पहला ln k इक्वल्स टू ln a माइनस a by rt, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था। दूसरा k इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस a by rt, एंड थर्ड इक्वेशंस वी हैव डिल्ट इट। व्हाट इज दिस? ये हमें क्या बताता है? एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन बताता है। वैसे रिएक्शंस में भी एक्टिवेशन एनर्जी बताता है। कैसे? जो आर्हेनियस, नॉन आर्हेनियस इक्वेशंस हैं, नॉन आर्हेनियस रिएक्शंस हैं, मान लो ऐसा कुछ गया, मतलब ln k वर्सेस ln a फॉलो नहीं किया, उस केस में मान लो इस पॉइंट पे चाहिए था हमें, इस पॉइंट पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। क्या करोगे? जस्ट स्लोप ले लो, स्लोप ले लिया तो अब हमने इस पॉइंट पे क्या किए, ऐसे हम देखे ln k और ln a का, मतलब हम लोग क्या किए, dln k by dt निकाल लिए, और इसी का स्लोप, इसी के स्लोप से हम लोगों ने डिटरमाइन किया। सो जस्ट इस वाले को हम लोग एक्टिवेशन, इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग नॉन आर्हेनियस रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मींस अब आपको यदि ऐसा रिएक्शन दिया हुआ जिसमें ln k ln a ये नॉन आर्हेनियस है, उसको फॉलो नहीं करता, ln k वर्सेस 1/t ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ln k वर्सेस 1/t ग्राफ है, कर्व दिख रहा है, लेकिन उस केस में भी आप यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सो आप लिख सकते हो थर्ड नोट, नोट 3, नोट 3, the temperature dependence of some reactions, the temperature dependence of some reactions can be non-Arrhenius. The temperature dependence of some reactions can be non-Arrhenius. Can be non-Arrhenius. In those reactions, we can also define activation energy by following equation. ये is what? RT square dln k by dt. Understood or not? कर लेंगे आराम से, बहुत इजी है। Yes, it's too easy. Now, इस पे रिएक्शंस, इस पे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट नोट, नोट 4, चलिए नोट 4 में आप क्या लिखेंगे? मान लो कुछ केमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जनरल रिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऐसा कोई रिएक्शंस नहीं होता जिसमें कि मतलब ऐसा कुछ रिएक्शंस है जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। हाँ, बहुत कॉमन नहीं है, बट देयर आर पॉसिबिलिटी सच दैट कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? जरा देखो, अभी हम लोगों ने देखा क्या, ये इक्वल्स टू RT स्क्वायर dln k by dt, ये जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया? dln k by dt इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? ln k इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया? k इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मींस रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप कहोगे सर्टेन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं क्या, कुछ रिएक्शंस ऐसे नोन हैं, कुछ रिएक्शन ऐसा आप बता सकते हो, या कुछ रिएक्शन ऐसा हो सकता है
जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए? यस, इट कैन हैपन फॉर द रिएक्शंस having activation energy 0, rate of reaction will be independent to temperature. Generally इसमें कौन सा recombination of photochemical reactions लिया जाता है? Like जैसे मान लीजिए CH3 रेडिकल है, CH3 रेडिकल, यहाँ पे दूसरा भी CH3 रेडिकल है, ये कॉम्बाइन होके C2H6 का फॉर्मेशन करता है. कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस जनरली लिया जाता है. इन रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ temperature. It should be clear to all of you. Okay students, come to next note. अब आप बोलोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पॉजिटिव आपने बता दिया, टेम्परेचर से डिपेंडेंट होने से कैसे होता है ये सब बता दिया. क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निगेटिव हो? यस, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी निगेटिव, बट कैसे? How you are telling that energy of activation is negative? Yes, energy of activation can be negative, but कौन से रिएक्शन के लिए energy of activation negative होता है? यदि energy of activation negative है, मतलब ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए energy of activation negative नहीं हो. कहीं पे भी energy of activation negative दिया हुआ. What do you mean by this? रिएक्शन वहां कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नेचर शो कर रहा है. एलिमेंट्री रिएक्शन वो नहीं रह गया है. अंडरस्टूड और नॉट? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी नेगेटिव, बट इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कुछ नहीं बोला है. एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हो? नहीं, उसमें पॉजिटिव ही है, मैक्सिमम 0. अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है भैया? चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट नोट, 6th. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आगे क्या किया? देखो, अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी और ए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग निकाल दिया. अब इसके हेल्प से once the activation energy of the reaction is known, अब हम चाहते क्या है? K का वैल्यू किसी अदर टेम्परेचर पे निकालें. K का वैल्यू हम लोग किसी अदर टेम्परेचर पे निकालें, तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? लिखिए, विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ K at any other temperature T2 can be known. Value of other temperature T2 can be known. Can be found. कैसे जरा देखना, बहुत आसान है. आपने क्या लिया? ln K1. मैंने क्या लिया? T इक्वल्स टू T1 पे भैया K क्या है? K1 है. T इक्वल्स टू T2 ले लो, K क्या हो जाएगा? नाउ इट्स K2. T इक्वल्स टू T1 लिया तो K K1 है, T इक्वल्स टू T2 लिया तो K K2 है. अब जरा आरएनएस इक्वेशन को आप याद कीजिए. व्हाट वाज द आरएनएस इक्वेशन? ln K क्या है? ln A माइनस क्या है? EA by RT. ठीक है, T at T इक्वल्स टू T पुट कीजिए. रिएक्शन सेम है, सो ln A वही रह जाएगा, EA by RT1. यूजुअली एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे. हम लोग अपने सिलेबस में कांस्टेंट मानेंगे. सेकंड वाला पॉइंट रखिए, रिएक्शन वही है, सो ln A वही रह जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी हमने कांस्टेंट माना, टेम्परेचर वेरिएशन कम है तब भी कांस्टेंट मान सकते हैं. सो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व किया, दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड. 1 minus 2 किया, 1 minus 2 चीख के क्या कर रहा है? ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस EA by R कॉमन ले लो, माइनस EA by R 1 by T1 माइनस 1 by T2. सो यहां से आपको क्या दिख रहा है? ln K1 by K2 इज इक्वल्स टू माइनस EA by R. इधर प्लस वाला हो जाएगा,
1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यहां से आप कुछ भी करा के K1 K2 T1 T2 का वैल्यू में एक इक्वेशन लेजर आ गया है। आपको चाहिए क्या? T1 T2 एक्टिवेशन एनर्जी नोन, K1 नोन, ओनली अननोन इज K2। निकाल सकते हैं, इसलिए निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? सो अब जब हम लोग ए और ई का डिटर्मिनेशन कर लिए, सो हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे बता सकते हैं। अंडरस्टूड? इट शुड बी क्लियर। My dear students, now you have to solve this question. The rate constant of reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are this. Calculate the value of activation energy. इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम का मैंने उठाया है, जेईई मेन में भी आपको मिल सकता है कहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। T1 T2 दे दिया है, K1 K2 दे दिया है। आपसे पूछा कि एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। T1 कितना? 500 केल्विन। ओके। K1 कितना? 0.02। T2 कितना? 700 केल्विन। K2 कितना? 0.07। चलो बिंदास लिखते हैं। लॉग ले लिया, ले लो ना, क्या दिक्कत है। लॉग K1 बाई K2 0.02 बाई 0.07। जब ये एक्सप्रेशन लिख रहा है तो हमारे दिमाग में है कि ये निगेटिव होना चाहिए, माइनस EA बाई R। ओके। 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अब ये देखो, ये वाला निगेटिव ऑलरेडी लिख दिया, मतलब इधर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? ये निगेटिव पहले से एक साइन में है, इधर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। इधर वाला पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या? एक से कम पार्ट में डिवाइड करो तभी बड़ा होगा। सो 1 बाई 500 माइनस 1 बाई 700। कुछ दिक्कत नहीं, क्या किधर क्या लिखा है, ये वाला ऑटोमेटिकली निगेटिव हो गया। देखो 700 माइनस 500। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये 2.303 का खेल होगा क्या? यस, क्योंकि आपने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। लॉग ले लिया तो 2.303 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो मेरे भाई, ln K1 बाई K2 ना, ln की जगह पे लॉग लिया तो 2.303 आएगा ना। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया? सो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी log 2 बाई 7। क्लियर? log 2 बाई 7। सो यहाँ से लिख दिया 2.303। ठीक है, 2.303 into R. R is what? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। log 2 बाई 7। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 700 माइनस 500, 200 बाई 500 इंटू 700। इसका जो वैल्यू करेंगे ना, चलो देखो, ये वाला केल्विन आएगा और एक्टिवेशन एनर्जी ये तो एज इट इज कांस्टेंट है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये वाला कुछ नहीं, इसका यूनिट क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और इधर से केल्विन स्क्वायर आएगा, बोलो, और इधर केल्विन आएगा, बाई केल्विन आएगा। सो केल्विन कैंसल। अंडरस्टूड और नॉट? यस, मैंने कुछ लगता है गलती करा। log 2 2.3, हाँ ये उल्टा होगा। 500 इंटू 700 ऊपर चला जाएगा, 500 इंटू 700 बाई 200। क्लियर? देन टेम्परेचर स्क्वायर और ये कैंसल। क्लियर है भैया? क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां से निकाल दीजिए, यूनिट के साथ रखो ना, जूल पर मोल पर केल्विन। इसका कुछ यूनिट नहीं, ये वाला क्या? केल्विन स्क्वायर। ये वाला क्या? केल्विन। ये कैंसल और ये कैंसल, मतलब जो भी एक्टिवेशन एनर्जी आएगा यहाँ से जूल पर मोल में आएगा, और ये यहाँ पे 2 रखते तो 2 कैलोरी पर मोल हो जाता। सो आंसर आपके हाथ में, किस यूनिट में लाना चाहते हैं डिपेंड करेगा आर के यूनिट पे। आर का जो आप यूनिट पुट करोगे उसी हिसाब से कैंसिल होके वो एनर्जी पर मोल में आ जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट यहाँ पे जूल पर मोल मैंने कंसीडर किया है, मैंने लिया है। मैंने जो लिया है उसमें जूल पर मोल इन्वॉल्व है। अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। Okay students, then our next heading is
टेम्परेचर कॉफिशिएंट, फटाफट टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या डिफाइन करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे हम लोग। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, देखो मैंने आज जब क्लास स्टार्ट किया था उसी टाइम बोला था वी आर रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कॉफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है किस बात पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने से ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शंस बढ़े, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। सो टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसको डिफाइन किया जाता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एंड म्यू इज डिफाइंड एज KT + 10 by KT। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ 10 केल्विन पे जो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट होगा, T और T + 10 का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। KT + 10 कि T + 10 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट होगा और T केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट होगा उसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, इस म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू वैल्यू ऑफ म्यू जनरली लाइज बिटवीन 2 to 3, जनरली 2 to 3, ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं, जनरली 2 and 3 में लाई करता है, 2 to 3 के बीच लाई करता है। अब कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो आप इसको 298 केल्विन मान लेंगे या 300 केल्विन मान लेंगे। जैसे हम लोग इसको बात करेंगे म्यू, तो K300 by K310 by 300 की बात करेंगे। I want to ask a question from all of you. Just एक बात बताओ, मैं दो जगह टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू लिया, I have taken mu at 2 different places, means K 310 by K 300 लिया, another लिया K 295 by K 285 लिया। म्यू अलग टेम्परेचर रेंज में है, यहाँ पे म्यू अलग टेम्परेचर रेंज में है। आप बोलो ये ग्रेटर का सिंबल देंगे, यहाँ पे लेस देंगे, इक्वल टू देंगे, नन ऑफ देम। फटाफट 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 सोचिए, सोचिए जरा, सोच के बताओ। टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम लोग पढ़ रहे थे, हमने इससे पहले एक चीज पढ़ा था, क्या? इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर देन reaction is more sensitive. If activation energy is less, reaction is less sensitive. Activation energy more है, reaction more sensitive होगा। अब हम लोग एक दूसरी चीज देखने जा रहे हैं, क्या? रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है, मींस म्यू, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर अलग करने पे म्यू पे क्या इफेक्ट होता है। चलिए जरा देखिए, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, यहां से तो नहीं सोच पा रहे हैं आप, तो मैं आपको सोचने के लिए एक पॉइंट देता हूं। कैसे? आपने वहां भी ऐसे ही किया था, क्या? ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाई RT। ये क्या हो जाएगा? d ln k बाई dt ले लो, this one is EA by RT square. Any problem? d ln k by dt is EA by RT square. मतलब आप यहां से क्या लिख सकते हो? Temperature k square means if temperature is more, so d ln k by dt, एक रिएक्शन, एक ही रिएक्शन लिया, एक ही केमिकल रिएक्शन में K310 और 300 की बात कर रहे हैं, उसी केमिकल रिएक्शन में K295 और 285 की बात कर रहे हैं। What do you mean by d ln k by dt? d ln k by dt टेम्परेचर का फंक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो d ln k by dt घटेगा ना,
if you are increasing temperature, what do you mean by this? dln k by dt decrease करेगा, dln k by dt decrease करेगा. What do you mean by this? If same temperature ले लो तो ये वाला फैक्टर तो सेम हो जाएगा. अब dln k वाला फैक्टर कम होगा तभी तो dln k by dt. अब इसको थोड़ा सा डेल्टा के ले लो, डेल्टा ln k by डेल्टा डी, डेल्टा डी दोनों में सेम हो गया, यहाँ भी डेल्टा डी सेम, यहाँ भी डेल्टा डी सेम. डेल्टा डी सेम हो गया मतलब डेल्टा ln k का वैल्यू कम है, मतलब हायर टेम्परेचर पे डेल्टा ln k कम है. डेल्टा ln k कम है मतलब ये वाला रेशियो कम होगा, ये वाला रेशियो ज्यादा होगा. यहाँ पे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है तो रेशियो ज्यादा होगा. यहाँ पे कम इंक्रीमेंट हुआ है मतलब ये रेशियो कम होगा. अंडरस्टूड और नॉट? समझ आ गया होगा आपको. मतलब आप बोलोगे म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू विल बी मोर एट लोअर टेम्परेचर देन एट हायर टेम्परेचर. और यू विल से के पे टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे के में इंक्रीमेंट जो होगा ना वो कम रेट से होगा. के का जो इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ के होगा दैट विल बी डिक्रीज्ड. as you will increase value of k ना, value of temperature ना, क्या होगा भैया? आपका रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन के घटता चला जाएगा. समझ में आ रही बात? क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने नोट्स किया, इस नोट्स की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. Okay students, now solve this question. This is again related with temperature coefficient. Compare mu, that is what 310 by k 300 क्या है for following reactions. हमने लिया A to B लिया और इसका दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज 20 किलो जूल पर मोल. ठीक है, इसका म्यू1 है K 310 by K 300. अनदर रिएक्शन C2D, इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 80 किलो जूल पर मोल. इसका म्यू2 है एंड दिस वन इज K 300 by K 300. ओके, सो आप बोलोगे किसका ज्यादा होगा? म्यू1 ऑप्शन ए, म्यू1 म्यू2 से ज्यादा होगा. ऑप्शन डी लेस होगा. ऑप्शन सी इक्वल होगा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम. या कांट से. चलिए फटाफट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए. क्लियर हो जाना चाहिए. बहुत इजी है ना? इट्स टू इजी. आप बोलोगे म्यू1 या ऐसे लिखें, हमने जो पढ़ा था ये इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर डी एल एन के बाय डी टी. ये म्यू को रिप्रेजेंट कर लेगा. ओके, आप बोलोगे दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो ये आपको ज्यादा दिख रहा है, मतलब दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dln k by dt. टेम्परेचर के जैसे आया था इनवर्सली, ये आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली. मींस एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर. इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, व्हाट यू विल से म्यू का वैल्यू मोर होना चाहिए. सो आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा, मतलब म्यू2 विल बी ग्रेटर देन म्यू1. सो मोर एक्टिवेशन एनर्जी, यही चीज तो आपको बताया गया था. इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, यही चीज आपको समझाया गया था ना. इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर सेंसिटिव, मतलब इसमें के का वैल्यू में चेंज ज्यादा आएगा, यहाँ पे के के वैल्यू में चेंज कम आएगा. सो मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया. आपको ये पहले थ्योरी में लिखा भी चुका था कि भैया ये कैसे होगा. सो मैं जस्ट म्यू के लिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया.
कभी भी ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, थ्योरेटिकली पकड़ होनी चाहिए इस टॉपिक पे। उसके बाद क्वेश्चंस के जो स्कोप है वो बहुत घट जाते हैं। जो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस है वही कराए जाएंगे, जो डिस्कस करे जाते हैं जेईई मेन नेट का। एक बार आप पूरा क्वेश्चन बैंक कर लो, आपका काम बन जाएगा। Okay students, now we are going to discuss collision theory। कि इसके बाद की जो कहानी है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा मुझे कॉलिजन थ्योरी के बारे में आपको आइडिया, बेसिक रफ आइडिया एक देना पड़ेगा। देखो, इस थ्योरी में मैं इस थ्योरी का यूज भी बहुत बार किया हूँ। इस थ्योरी में माना यह गया है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस। ओके, तो सिंपल केस उसका ले रहे हैं जो बायोमॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शंस है। तो इसमें ये माना गया कि बायोमॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शंस में जब तक दो मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन होने का चांस है नहीं। ओके, लेट अस सपोज, इसको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग थिंग से समझते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थिंग से समझते हैं। दिस वन इज मिस्टर ए, और ये ए की गर्लफ्रेंड, ये दोनों रिलेशनशिप में। दिस वन इज बी एंड दिस वन इज बी की गर्लफ्रेंड, दोनों रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम। कुछ दिन के बाद समझ ही रहे हो, इनको ये पसंद आने लगती, इनको ये पसंद आने लगती। अब तो भैया क्या होने जा रहा है आप ही समझते हो। आपको कुछ इनके एनर्जी लेवल का ग्राफ यदि मैं बनाऊं, कुछ ऐसा दिखेगा। पहले बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, जैसे ही दोनों को एक दूसरे को पसंद आने लगे, फाइटिंग बढ़ गई बहुत ज्यादा, दोनों में बहुत काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होने लगा, एक दूसरे को पिटाई शुरू, और ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कौन सा इंस्टेंट है? ये वो इंस्टेंट है जबकि टूटा टूटा, ये इसके साथ जुटा, बीजी के साथ, फाइनली ये हो, फाइनली ये हो। लेकिन बीच के जो इंस्टेंट है, बीच के इंस्टेंट में क्या हुआ हो? बीच के इंस्टेंट में ये इससे टूट रहा होगा, दूर दूर जा रहा था, ये इससे टूट रहा था। ओके, सो एनर्जी इन दोनों में बहुत फाइटिंग चल रही थी। यू आर वर्स्ट, फेंका फेंकी, ये तुम्हारा गिफ्ट ले लो, ये उठा के फेंक दिया, ये सब चल रहा था। एनर्जी लेवल सबका हाई था, पहले धीरे धीरे सेटल्ड, फिर एनर्जी लेवल हाई। हो सकता है दोनों का रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्गर ना हो, यहाँ रुक सकते हैं, हो सकता है आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। सो नाउ कम टू द फैक्ट्स। हम लोग क्या रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जब वो ये पास आ रहे होंगे तो ड्यूरिंग कॉलिजन या बॉन्ड्स के ड्यूरिंग, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच किए होंगे तो बॉन्ड्स टूट रहे होंगे और बॉन्ड्स बन रहे होंगे। तो इनिशियली जब ये बॉन्ड टूटा होगा, मतलब जब बॉन्ड टूट रहा होगा और बन रहा होगा, तो एक अनस्टेबल स्पीसीज बना होगा, धीरे धीरे वो अनस्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ होगा? एनर्जी बढ़ रहा होगा, और एनर्जी बढ़ने के बाद एक ऐसा इंस्टेंट आया होगा जिस इंस्टेंट के बाद सारा कुछ ब्रेक हो गया होगा, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो चुके होंगे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके होंगे। दैट इज प्रोडक्ट। ओके, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग पहले थोड़ा कोलिजन थ्योरी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग एक और
एग्जाम्पल के थ्रू इसकी बात करेंगे। चलिए, कॉलिजन थ्योरी की पहली बात, इसमें जो एजम्पशंस हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़ा है आपने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही बेस्ड है। इसमें सर्टेन एजम्पशंस है भैया मेरे। नंबर 1, reactant molecules are gaseous. Or it is best applied on bimolecular gas phase में। First assumption. Second, reactant molecules are spherical. एस्फेरिकल, मतलब दो एस्फेरिकल गैस के मॉलिक्यूल आके कोलाइड कर रहे हैं तभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन विल हैपन ओनली व्हेन टू गैसियस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड। ओके, ठीक है, ये दो एजम्पशन आप मानेंगे तभी आप आगे की बात कर पाएंगे। इसको स्फेरिकल या आप ऐसा बोलो हार्ड स्फीयर्स मान। ठीक है भैया। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं। दैट टर्म इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। कहते किसको है? नंबर ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक गैसियस मिक्सचर लीजिए, उस गैसियस मिक्सचर में ये हमारा गैसियस मिक्सचर है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन होगा, यूनिट टाइम में, यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब ले लीजिए, यूनिट टाइम में जितना कॉलिजन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, इसी को आप क्या ले रहे हैं? पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इज नोन एज collision frequency. Understood or not? चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करेगा? आप बोलोगे ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की बात आप करोगे तो ये डिपेंड करेगा कि क्या कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाओगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ाओगे तब भी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मींस
rate of reaction will depend on Z. Rate of reaction will depend on Z. Why it depend on Z? Because ज्यादा collision means ज्यादा बॉन्ड ब्रेक किए हो सकता है, मींस ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, एंड दिस कॉलिजन विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ बी ज्यादा देन आल्सो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. मींस आप बोलोगे रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी बोल सकते हो जो हम लोग पहले देख चुके हैं. तो आप बोलोगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करेगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के साथ होगा. अब हमारा कहना ये है कि क्या दो कॉलिजन, ये कॉलिजन ये कॉलिजन सेम टाइप का है? बिल्कुल नहीं. ये दो कॉलिजन और ये दो कॉलिजन सेम नेचर का बिल्कुल नहीं है. हो सकता है कॉलिजन हुआ बट वो कॉलिजन एनर्जी के लायक नहीं था, या बॉन्ड ब्रेक करने के लायक नहीं था, या रिएक्शन को कन्वर्ट या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन के लायक नहीं था. बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट ही नहीं हुआ. सो मैं पूरी कहानी आपको जो मैंने ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ से आपको समझाता हूं कि फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है. ओके, आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट किए आप लोग. ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था दो हार्ड स्फीयर कुछ इस ढंग का बनाया. ठीक है, रिएक्टेंट लेवल, दिस वन इज प्रोडक्ट लेवल. मैं इधर क्या दिख रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट. क्लियर है? इधर क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आरसी से इसको लिखे. अब जरा चेक करना. ऑन दिस एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, ऑन दिस एक्सिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज प्लॉटेड. ओके, अब आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है. मैं इसको थोड़ा सा अपने एग्जांपल पे लाता हूं. हमारा एग्जांपल पहला वाला छोड़ दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला. हम आते हैं, लेट अस सपोज यू आर इन केमिस्ट्री क्लास. आप क्लास 11th में ये केमिस्ट्री जानते थे. दिस वन इज द लेवल ऑफ द केमिस्ट्री विच आप लेके आए थे, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लेवल. दिस द कट ऑफ IIT या जे नेट जो भी हो. मतलब आपको इतनी केमिस्ट्री सिखानी होगी तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो. इससे ज्यादा जिसकी केमिस्ट्री सीखी, इससे ज्यादा जिसने केमिस्ट्री सीख लिया, अच्छी बात है, उसका सिलेक्शन होना ही है. इससे जो कम सीखा उसका सिलेक्शन होने का कोई चांस. सो यहां पे सारे स्टूडेंट्स हैं. अब अलग अलग स्टूडेंट का लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग है और इसके कारण सबका अलग अलग एनर्जी होगा. जो इसको हिट करेगा, इससे ज्यादा एनर्जी होगा, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, रेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा. चलो कम टू कॉलिजन थ्योरी. कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है? ढेर सारे टाइप के कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में ढेर सारे कॉलिजन हो रहे हैं, बट सर्टेन कॉलिजन ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. सारा का सारा कॉलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. अंडरस्टूड और नॉट? सबके सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, सबके सब बना नहीं सकते. ये वाला वो इंस्टेंट था, कौन सा? एग्जाम के पहले सब परेशान एकदम, ये बुक इधर खोला, ये बुक इधर खोला, ये इसको फेंका, ये इधर रिवाइज किया. ऐसे ये नहीं होना चाहिए. लेकिन मान लो वो एक कंडीशन है, आप सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो थे, एग्जाम खत्म, केमिस्ट्री बोलना शुरू. अंडरस्टूड और नॉट? सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जस्ट एग्जाम से पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस वन इज रिएक्टेड प्रोडक्ट और दिस वन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब देखो यहां से यहां तक ये मिनिमम केमिस्ट्री जो आपको सिखानी पड़ेगी. तो अब ये मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा सच दैट कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. मिनिमम इतना एक्टिवेट करना पड़ेगा, इतनी केमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी. सो दिस वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EF. व्हाट अबाउट दिस? अब बोलोगे लेट सपोज रैंक खराब हुआ, देन
फिर से 13 में आएंगे और इस केस में क्या करेंगे, दिस वन इज बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, आपको इतना रिक्वायर्ड है, वरना मत रिएक्टेंट फिर नहीं बनेगा। अरे हाँ, फिर उससे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री भूल जाना, क्या दिक्कत है? अंडरस्टूड और नॉट? इन दो के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा कि डेल्टा एच जो हम लोग देखें, देन दिस वन इज EAF माइनस EAB। अंडरस्टूड और नॉट? अब बोलोगे डेल्टा एच प्लस EAB इक्वल्स टू EF, तो डेल्टा एच EF माइनस EAB दिखा। EF क्या है यहाँ पे? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। EAB क्या है? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो जाना चाहिए सब ना। अब मुझे एक बात बता, मैं आपसे ये बोलूं, जो पहले आया था, पहले क्या आया था? इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, या मैं आपसे बोलूं कि मैं IIT का कट ऑफ ना घटा दिया, IIT का कट ऑफ घटा दिया मतलब अब यहाँ क्या लगता है आपको, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन ज्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं क्वालिफाई कर जाएंगे? IIT ने अनाउंस कर दिया नहीं भैया अब हमें 100 नहीं, अब हमें 20 मार्क्स ही चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। मतलब यदि आपने कहा इफ कट ऑफ डिक्रीज कर दिया, किसी भी ढंग से एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और यदि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया देन ऑब्वियसली क्या होगा, कम करेगा कि नहीं करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया मतलब कट ऑफ बढ़ा दिया, कट ऑफ बढ़ा दिया मतलब कम आएगा, कम सिलेक्शन होगा मतलब कम बढ़ाएगा, कम होगा, मतलब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर होना चाहिए आपका, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहां से आपको एक चीज समझ आ गया, वो चीज क्या है? वो चीज जो आपको समझ आ गया होगा कि जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं, किसी का इतना ही केमिस्ट्री बढ़ा, किसी का इतना बढ़ा, किसी का इतना बढ़ा, किसी का ज्यादा बढ़ा, सबका सिलेक्शन नहीं होता। अंडरस्टूड? किसी का इतना ही केमिस्ट्री बढ़ा, फेल्योर मींस जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं सबके सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। अंडरस्टूड? क्लियर है? सेम कहानी यहां पे, मींस एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ही केवल फैक्टर नहीं होगा जो रेट को डिपेंड करेगा। मतलब कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन में एक फैक्टर और आएगा। अभी तक आपने क्या बोला था? ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी के? नो, देयर विल बी अनदर एनर्जी फैक्टर। व्हाट इज दैट? e to the power minus EA by R। ये फैक्टर भी होनी चाहिए। अब भैया e to the power minus EA by RT फैक्टर या F फैक्टर, किसी को हम लोग F लिख दे रहे हैं, एक एनर्जी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जो मिनिमम एनर्जी से ज्यादा वाला होगा ना, वही आपका काम करेगा, वही आपका मिनिमम एनर्जी से ज्यादा वाला होगा, वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का चांसेस है, सबके सब प्रोडक्ट बनाने वाले नहीं है। सो यहाँ पे ये ग्राफ क्लियर हो गया। इस ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ये सारी बातें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सब कुछ क्लियर हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए पूरा। अंडरस्टूड है मेरे भैया? लिख लेंगे सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी रिटन। नाउ चलिए कुछ टर्म्स जल्दी जल्दी लिखेंगे हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? इट इज एनर्जी डिफरेंस। अच्छा पहले ये बोलो, इसको बोल लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी
थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे. द एनर्जी ऑफ द कॉलिजन, the energy of the collision in which molecules had sufficient kinetic energy मिनिमम सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. और थ्रेशोल्ड एनर्जी का अनदर डेफिनेशन क्या होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को ही हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. चलिए नाउ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी किसको डिफाइन करेंगे? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी और एनर्जी possessed by reacting species. एनर्जी possessed by reacting species. मतलब एक चीज बोला जा सकता है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सा एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वाला एनर्जी है. मतलब आप क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस वन, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस व्हाट? एनर्जी ऑफ या एनर्जी possessed by reactants. Energy possessed by reactants. डबल एस होना चाहिए. By reactants. It's okay. थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ आ गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी समझ आ गया, एनर्जी फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा ये समझ में आपको आ गया होगा. अब एक बात ध्यान रखना, एक और चीज आगे लेके चलेंगे इस एग्जांपल में. अब मान लो मैंने प्रिपरेशन आईआईटी का कराया, सब कुछ ठीक कराया, अब आप एडमिट कार्ड लेके जाना ही भूल गए, क्या हो सकता है? कभी आप डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे? नीट का एग्जाम देने गए, एडमिट कार्ड लेके भूल गए, एडमिट कार्ड लेके ही नहीं गया, डॉक्यूमेंट्स लेके ही नहीं दे गए, अलाउ किया ही नहीं. कितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, मतलब एक और फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके पास भी एनर्जी है. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एरर्स करते हैं, कुछ ना कुछ एरर किया उसके कारण एग्जाम देने नहीं दिया, ऐसे केसेस होते हैं. तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में मतलब एनर्जी है, क्वालिफाई करने का पोटेंशियल है, बट हाईली इनडिसिप्लिन्ड लोग हैं, पिकेटुल लोग हैं, क्या होगा? एग्जाम थोड़ी दे पाएंगे, एग्जाम में अच्छा थोड़ी कर पाएंगे. देन एनर्जी है, पोटेंशियल है, बट प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है. अंडरस्टूड और नॉट? ये हम लोग आगे हैं. सो एक अनदर फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है. सो इतना तक तो आपको समझ में आ गया. Okay students, now we can come to note. चलिए नोट 1 लेकिन अच्छा क्या लगता है आपको, जो भी रिएक्टिंग मिक्सचर है वो किसी फिक्स टेम्परेचर पे मान लो रखा हुआ है, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर सेम और डिफरेंट? क्या लगता है? इट इज डिफरेंट. लेकिन all the molecules in the reacting species, all the molecules in the reacting species, all the molecules in the reacting species do not have same kinetic energy, do not have same kinetic energy, do not have same kinetic energy. Okay. Next one.
अब जरा सोच के बताओ कि जब सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आप मेरे से ही पूछोगे तो कैसे बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? आई एम ऑल्सो अनेबल, ठीक है, डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताना बहुत डिफिकल्ट है। सो इसके लिए क्या किया, लिखेगा बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, नेक्स्ट वन, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल Boltzmann and Maxwell used statistics to predict the behavior of large number of molecules। तो क्या कहें, देखिए एक का आप बात मत कीजिए, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ बात करेंगे ना तो कुछ आप बिहेवियर बता पाएंगे। वो कैसा उन्होंने बताया, मैंने बोला कि देखिए बेल शेप्ड कर्व है, बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आपने यूज किया, वही से बेल शेप कर्व हम लोग यूज कर रहे हैं। भैया ये बेल शेप कर्व है, जैसे जैसे आप बात करेंगे एक पार्टिकुलर, this one is bell shaped curve, our famous bell shaped curve। ऐसा कुछ, ठीक है, ये बेल शेप्ड कर्व होगा। इधर क्या होगा, इस एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसी नोट पे अगले नोट, मान लो इस एनर्जी से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन हमें चाहिए, तो आपको ये एरिया लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करो ना, मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने बोल दिया ये, यदि ये बोल दिया तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ molecules at temperature T having energy greater than E, greater than this energy। मतलब ये वाला जो एरिया, मतलब यहां से आपने किया, ये वाला प्लॉट किया, तो ये जो एरिया होगा ना, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E। मतलब आप बोलोगे दिस फ्रैक्शन इज 0 व्हेनेवर T इज 0। दिस फ्रैक्शन इज, ये पूरा एरिया T इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दिया, T इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दिया, मतलब यहां तक आ गए, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने उल्टा लिखा कि सही लिखा, जल्दी बोलो। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए था, 0 एनर्जी से ज्यादा वाला, टेम्परेचर मैंने ले लिया था, फ्रैक्शन 0 होगा कब, जब आप एक्टिवेशन एनर्जी को इनफाइनाइट टेंड कर रहे हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं बचा, फ्रैक्शन 1 को टेंड करेगा कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी को आप 0 टेंड कराओ, ये पूरा एरिया 1 के इक्वल हो। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? सो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट किया, ये एरिया वो एरिया रिप्रेजेंट किया जिसका एनर्जी इससे ज्यादा वाला एनर्जी, यहां ले लीजिए ये वाला एनर्जी, तो इससे ज्यादा वाला एनर्जी इधर, इससे कम वाला इधर। सो e टू द पावर, और इसी
इसी फ्रैक्शन f को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। मतलब इसी नोट में आप कंटिन्यू करेंगे क्या, e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन E। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया भैया। अब नाउ हम लोग यदि इसी में टेम्परेचर बढ़ाएं, इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन। आपको क्या लगता है यदि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो भैया सारे लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा, सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यदि सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब पहले ये वाला एनर्जी था, इसी एनर्जी पे फ्रैक्शन ज्यादा 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 होगा कि नहीं? एरिया वन ही रहेगा, एरिया वन रहेगा, बट न्यू फ्रैक्शन जो आएगा, न्यू फ्रैक्शन आपको क्या लगता है, हर एनर्जी वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका हर एनर्जी का फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। मतलब हम एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको फ्लैटर दिखा दिया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये हायर टेम्परेचर इससे लोअर टेम्परेचर वाला बनाता हूँ। तो लोअर टेम्परेचर पे यदि आप लें तो लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इसमें फ्रैक्शन घट जाएगा ना। सो ये एकदम हर एनर्जी हर पे ये घटता जाएगा। आप बोलेंगे लो टेम्परेचर पे बनाएंगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो दिस वन इज लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड दिस वन इज हाई टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं भाई? सो इसमें दो चीजें हुई, पहली तो पिक अप चली, अंडरस्टूड होगा, एंड सेकंड थिंग क्या हुआ, पिक का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ये सबसे ज्यादा फ्रैक्शन वाला एनर्जी, ये वाला क्या हो गया, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन वाला एनर्जी, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन वाला एनर्जी लो टेम्परेचर पे पीछे आ गया। अंडरस्टूड, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, लो फ्रैक्शन एक मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन जो होगा वो डाउन चला जाएगा और ये फ्लैटर होता चला जाएगा। Understood or not? It should be clear to all of you. It should be clear to all of you. मतलब लो टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ये हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ये लेस है। यदि ये फ्रैक्शन कम है सो ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉर्मेशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट कम ही होगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? It should be clear to all of you. It should be clear to all of you. Next note. So next note. क्या आप बोलोगे? आप बोलोगे अभी तक हमने जो किया उसके हिसाब से रेट को क्या लिखा जा सकता है? दो फैक्टर, एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर, दैट इज मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ ZAV से, and next is e to the power minus a by RT energy factor, collision factor and energy factor, इन दोनों को मैं इंक्लूड किया। सो इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर्स। अब आप इसको इफ कंपैरिजन करो किससे, आप इसको आर्हेनियस इक्वेशन से कंपैरिजन करो तो आपको दिख रहा है कि ZAB A की तरह है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की तरह आपको दिख रहा है। इफ आप इसको कंपैरिजन करो, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ZAB इज व्हाट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ऑफ रिएक्टेंट्स A and B, रिएक्टेंट A and B का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, e टू द पावर e माइनस ए बाई आर टी रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, ये एनर्जी जो उससे ज्यादा एनर्जी वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला फ्रैक्शन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे इस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से यदि कंपेयर करें, इस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से यदि कंपेयर करें, then you will write what, on comparing this equation by Arrhenius equation। आप यदि इस इक्वेशन को आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको क्या दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दिखेगा कि भैया ZAB और A is related to collision frequency, उसी की तरह, अंडरस्टूड और नॉट, A is related to collision frequency। Now, अब प्रॉब्लम बट एक आया, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटेड, वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटेड ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनेगा। वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटेड, कहां से कैलकुलेट किया, केटीजी से, जो कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, अभी जो मैंने बताया कॉलिजन थ्योरी से, उससे कैलकुलेट किया, इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमाइन हुआ उससे कैलकुलेटेड वाला ज्यादा था। अरे वो तो होना ही था ना, आपने क्या ले लिया, सारा कॉलिजन ले लिया। अब कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो एग्जाम, जो क्वालिफाई कर सकने वाले लोग हैं और जो क्वालिफाई किए हैं, दोनों में कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जो क्वालिफाई कर सकते हैं वही ज्यादा होगा। सो आपने इसमें तो सब क्वालिफाइड वाला को ले लिया, जो क्वालिफाई कर सकते हैं। अरे सब क्वालिफाई कर सकते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, सब क्वालिफाई थोड़ी कर सकते हैं। सो कुछ जिनके पोटेंशियल है, जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन किया, वो भी कुछ गलती कर देते हैं। हम लोग हर साल ऐसा देखते हैं, सर्टेन स्टूडेंट्स विच हैव पोटेंशियल बट दे हैव डन सम मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम, और जब वो एग्जाम के ड्यूरेशन में मिस्टेक करेंगे तो हम उनको कहाँ से बचा पाएंगे, अंडरस्टूड और नॉट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटेड, वो क्या, इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, ओरिएंटेशन फैक्टर को इंपॉर्टेंट नहीं माना था। जैसे आप एक सिंपल रिएक्शन लीजिए, ये रहा, हम लोग आ रहे हैं SN2 में, अब यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आया, जब तक ये न्यूक्लियोफाइल पार्टिकुलर एंटी बॉन्डिंग में अटैक नहीं करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सोचो जरा, ये वाला Br के साथ था और ये वाला एंटी बॉन्डिंग था, तो न्यूक्लियोफाइल को इधर से आना होगा, इधर से ही इलेक्ट्रॉन देना होगा, तब ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर से रिपेल करके भगा देगा। सो रिएक्शन में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जितना भी कॉलिजन हुआ है सबका सब प्रोडक्ट दे देगा, सर्टेन अदर फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये ओरिएंटेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबका सब रिएक्शन, सबका सब रिएक्टेंट जो भी कोलाइड किया था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हमने ये आपको बताया कि भैया ये जो हम लोगों ने कॉलिजन फैक्टर में, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया था, अभी तक हम लोगों ने बात किया कि जो भी कोलाइड कर रहे हैं वो और सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए, ये दोनों मिला के एनफ है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के। लेकिन ये तो नहीं हुआ, केवल यही दोनों एनफ नहीं है, एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन भी होने चाहिए, मतलब एक तीसरा फैक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो व्हाट यू विल राइट नाउ, ऐसा क्यों होता है, वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेटेड, सो आप बोलेंगे इसका मतलब है
कि वन ओरिएंटेशन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन फैक्टर इज इन्वॉल्व। सो आप लिखेंगे इन pre-exponential factor some स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बीआर के पास से जाता है तो वो नहीं हो सकता, उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो इसका नाम दिया स्टेरिक, वो ग्रुप के कारण। स्टेरिक फैक्टर will be also involved। समझ में आ रही है? will be also involved से बच्चे will be or steric factor should be also included या will is better, will be also included। मतलब अब नया क्या होना चाहिए? नया जो आप लिखोगे ना उसमें एक जो होना चाहिए एक ही जगह पे ZAB मतलब इंटू पी भी आना चाहिए। मतलब ये जो होना चाहिए भैया ZAB इंटू पी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई RT भी होना चाहिए। नया एक्सप्रेशन में आपको ZAB इंटू पी लिखना चाहिए, मतलब ए में पी का भी मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अब ये पी क्या है? दिस पी इज स्टेरिक फैक्टर। इस स्टेरिक फैक्टर का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है? देखिए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पी का वैल्यू जनरली, फिर मैं बोल रहा हूं जनरली, IIT यहाँ पे बूस्ट कर चुका है, जनरली क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच होना चाहिए। P1 का मतलब क्या है? P1 का मतलब है P1 का मतलब है पूरा का पूरा ओरिएंटेशन इन्वॉल्व है। 0 का मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ऐसा कहते ही नहीं आप मानना कि P1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगला नोट आप लिखेंगे इतना लिखने के बाद, some reactions can have P greater than 1, some reactions can have P greater than 1। इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसा मत समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग केस हो जाता है। इसका मतलब आप ऐसा मत समझना कि P ग्रेटर देन 1 मतलब जितना मीट नहीं किया उससे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया, ऐसा नहीं। यदि इसको समझना चाहेंगे तो बाद में समझाएंगे। लेकिन यहां पे IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था, P का वैल्यू 4.5 दे दिया था। अब जब P का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ A कैलकुलेटेड ग्रेटर होगा या लेस होगा? उस केस में तो लेस हो जाएगा। अंडरस्टूड ना? सो जेई के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं यदि वो थ्योरेटिकल पूछा है। सो लाइव क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या था केसेस, क्या जेई ने पूछा था। सो स्टेरिक फैक्टर आपको समझ में आ गया। स्टेरिक फैक्टर का वैल्यू 0 to 1 जनरली, लेकिन ऐसा नहीं ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। P कैन बी, सम रिएक्शंस हैव P, सम रिएक्शंस कैन हैव P ग्रेटर देन 1। अंडरस्टूड और नॉट? सो समझ आ गया? तो लास्ट नोट लिखिएगा, लास्ट नोट्स इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टेक लास्ट नोट। चलिए, मतलब यहां से समझ आया फॉर अफेक्टिव कॉलिजन क्या क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? फॉर अ कॉलिजन टू बी अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब क्या? अफेक्टिव मतलब क्या? जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अफेक्टिव बोल रहे हैं। फॉर अ कॉलिजन टू बी अफेक्टिव क्या होना चाहिए भैया? फॉर अ कॉलिजन टू बी अफेक्टिव फर्स्ट फैक्टर, 2 फैक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व। फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए? उसका एनर्जी सर्टेन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑफ
colliding reactants should have energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी से ज्यादा, ध्यान रखो, इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, इस एनर्जी से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल भी रहेगा चलेगा, ये से ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड क्या होना चाहिए? उसका पार्टिकुलर ओरिएंटेशन होना चाहिए। यदि पार्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। सो लिखेंगे orientation of the molecule should be proper. Orientation of the molecule should be proper, मतलब वहां पे कुछ स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्व होगा, ये दोनों होना चाहिए, तभी आपका अफेक्टिव कॉलिजन होगा। इसको हम लोग करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब के का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? z इंटू पी ई टू द पावर माइनस ए बाई आर। अंडरस्टूड और नॉट? मतलब ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? z इंटू पी, कुछ ऐसा। अगर p इज स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर 1 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। So we have discussed temperature dependence of chemical reactions. जस्ट आपका एक पार्ट और बचा है इस लेक्चर में, हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, एक पार्ट और बचा है, दैट इज मैकेनिज्म एंड एक थोड़ा सा टॉपिक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की हम लोगों की बात करनी। सो वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रॉपर वे। लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।